डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टैटिक्स के इस लेक्चर में मैकेनिक्स से संबंधित कुछ रिजल्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैकेनिक्स क्या है, उसके जो दो ब्रांच हैं स्टैटिक्स और डायनेमिक्स, उसके बारे में स्टडी करेंगे। और काइंड्स ऑफ फोर्सेज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड हम प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेज की भी स्टडी करेंगे यहाँ पर। कंपोजिशन ऑफ फोर्सेज आप इस व्याख्यान के बाद इक्विलिब्रियम के बारे में जान सकेंगे, रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेज, लॉ ऑफ द पैरेललोग्राम, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज, द रिजल्टेंट ऑफ सेवरल फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट की स्टडी हम करेंगे इस वीडियो में। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ सेवरल फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी। तो हम सर्वप्रथम मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द एक्शन ऑफ द फोर्सेज ऑन बॉडीज विच आर इन रेस्ट और इन मोशन। तो हम किसी रेस्ट या मोशन में बॉडी की ऊपर लगने वाले फोर्सेस का अध्ययन जिस ब्रांच साइंस की जिस ब्रांच में अध्ययन करते हैं वो मैकेनिक्स है। इट हैज स्टडीज इन टू ब्रांचेज। फर्स्ट जो है मैकेनिक्स की ब्रांच वो स्टैटिक्स, और हमारी इस यूनिट का जो पार्ट है वो स्टैटिक्स पार्ट ही है। सेकंड यूनिट जो है रिमेनिंग यूनिट से वो डायनेमिक्स का पार्ट है। तो मैकेनिक्स की दो ब्रांच स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। स्टैटिक्स में क्या है कि मैकेनिक्स की वह ब्रांच है जिसमें एक्शन ऑफ फोर्सेज ऑन बॉडीज़ की हम स्टडी करते हैं, और फोर्स से इस तरह से बॉडीज़ पर अप्लाइड होते हैं कि बॉडी रेस्ट में रहे। ऐसी स्टडी स्टैटिक्स के अंदर की जाती है। लेकिन डायनेमिक्स में मैकेनिक्स की वह ब्रांच है जिसमें एक्शन ऑफ द फोर्सेज ऑन बॉडीज़ जो हम स्टडी करते हैं वो एक्टिंग ऑन बॉडीज़ होते हैं, वो उस बॉडी को गतिमान अवस्था में गति में लाते हैं, गति का चाहे वो विरोध करें या गति को चाहे बढ़ाएं। तो वो ब्रांच जो मैकेनिक्स की है जिसमें हम अध्ययन करेंगे वो डायनेमिक्स है। नाउ स्टडी के लिए महत्वपूर्ण एक रूल जो बल संचरणशीलता का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, वह रूल क्या है कि किसी बॉडी के किसी बिंदु पर, जैसे कोई बॉडी है और उसके कोई बिंदु ए है और ए पर कोई फोर्स क्रियाशील है, मान लीजिए ए से बी की तरफ एफ परिमाण का, ए बी दूरी के बराबर जो एफ परिमाण हो जाएगा, और डायरेक्शन एरो से हमने ए से बी की ओर दर्शा दिया है, और पॉइंट ऑफ एक्शन ए है। बल संचरणशीलता का सिद्धांत हमें ये कहता है कि उसकी क्रिया रेखा के अन्य बिंदु, क्रिया रेखा ए बी है और क्रिया रेखा ए बी का अन्य बिंदु मैं सी ले लेता हूँ। तो क्रिया रेखा के अन्य बिंदु पर क्रियाशील बल माना जा सकता है। इस बल एफ को जो ए पर क्रियाशील है उसे सी पर क्रियाशील माना जा सकता है। ये बल संचरण सी पर भी उसका इफेक्ट वही होगा जो ए पर है, ए से हटकर वो सी पर चला जाता है। ये बल संचरणशीलता का सिद्धांत है। नाउ इक्विलिब्रियम ऑफ ए फोर्स, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेज। दो या दो से अधिक फोर्सेस के रिजल्टेंट की अगर हम बात करें तो रिजल्टेंट ऑफ टू और more forces, when two or more forces act on a particle
और पार्टिकल मीन्स ए पॉइंट। मान लीजिए ए पर दो F1 और F2 बल क्रियाशील हैं और दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो एक पॉइंट पर लगने वाले दो या दो से अधिक बलों का जो टोटल इफेक्ट है वो एक सिंगल फोर्स के इक्विवेलेंट होता है, जिसे हम उसको रिजल्टेंट कहते हैं। दो बलों का इफेक्ट जो पार्टिकल पर लग रहा है वो एक सिंगल फोर्स के इक्वल होता है और इस सिंगल फोर्स को हम रिजल्टेंट ऑफ टू और ज़्यादा है तो टू और मोर फोर्सेस कहेंगे। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस की अगर हम बात करें तो इक्विलिब्रियम ऑफ स्टैटिक्स में हम इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस की बात करें तो सम केसेस द रिजल्टेंट में बी जीरो, देन वी से दैट द फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। अगर जो रिजल्टेंट हमें दो फोर्सेस या दो से अधिक फोर्सेस का जीरो प्राप्त होता है तो हम कहेंगे कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो यदि हम यहाँ दो फोर्सेस की इक्विलिब्रियम की बात करें तो उसकी कंडीशंस क्या होंगी? दो फोर्सेस की इक्विलिब्रियम की बात करें तो कंडीशंस ये होंगी। आप इस फिगर में देख रहे हैं कि दो फोर्स जिनका रिजल्टेंट फोर्स जीरो ये नहीं हो सकता। इस स्थिति में जो फिगर देख रहे हैं दो फोर्सेस की इक्विलिब्रियम होने की क्या शर्तें हैं और कौन सी स्थिति में हो सकते हैं वो देखिए आप यहाँ। उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। एक F1 है, सपोज उसका मैग्नीट्यूड F और दूसरा F2, तो उन दोनों का मैग्नीट्यूड है वो परिमाण है वो समान होना चाहिए। उनकी डायरेक्शन विपरीत ओर होनी चाहिए और एक्टिंग अलोंग ए लाइन। दो फोर्स एक ही सपोज ए पर क्रियाशील है, F1 इस डायरेक्शन में है तो F2 लाइन ऑफ एक्शन सेम और विपरीत ओर होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन विपरीत हो और मैग्नीट्यूड सेम है तो हम कहेंगे कि रिजल्टेंट इक्वल्स टू जीरो। उनका रिजल्टेंट जीरो होगा। नाउ कंपोजिशन ऑफ फोर्सेज। अगर हम कंपोजिशन की बात करें, संयोजन की बात करते हैं तो संयोजन एक प्रोसीजर है जिसमें हम रिजल्टेंट इफेक्ट जो दो या दो से अधिक बल क्रियाशील हैं उनका रिजल्टेंट इफेक्ट जो प्राप्त करते हैं वो स्थिति वो प्रोसेस उसका दो या दो से जो भी अधिक है बल उनका संयोजन कहलाता है। यहाँ देखिए कि P एक बल है, किसी दिशा में लग रहा है O पॉइंट पर। इसी प्रकार से Q दूसरा बल एक डायरेक्शन में, S तीसरा बल किसी अन्य डायरेक्शन में, तीन बल O पर क्रियाशील हैं। तो इनका रिजल्टेंट इफेक्ट जो फाइंड करते हैं और रिजल्टेंट R जो इस तरफ दिखाया गया है ये प्रोसेस संयोजन कहलाता है। नाउ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेज की बात करें तो दो फोर्सेज के लिए ये अप्लाइड होगा और एक ही पॉइंट पर अगर वो एक्टिंग हैं, सपोज O पर दो बल P और Q, P इस डायरेक्शन में है और Q बल इस डायरेक्शन में है, OA और OB परिमाण के बराबर है, क्रियाशील है। तो if two forces acting at a point in magnitude and direction by the sides of a parallelogram drawn from the point। अब हम यहाँ पर ये दो बल हैं OA और OB परिमाण के बराबर P और Q के क्रमशः। अगर हम OA के पैरेलल B से जाती हुई एक रेखा BC OA के बराबर खींचें और OB के समांतर A से जाती हुई
AC खींचें, तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाता है OACB। तो यहाँ जो डायगोनल प्राप्त होगा आर डायगोनल OC रिजल्टेंट के इक्विवेलेंट होगा P और Q बलों के रिजल्टेंट के बल। दिस इज नोन टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फोर्सेज। नाउ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट, दो फोर्स इस फिगर में देखें तो क्रमशः P और Q ऊपर एक्टिंग हैं कि इनका रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, रिजल्टेंट कैसे फाइंड किया जाएगा। तो इस पैरेललोग्राम लॉ से रिजल्टेंट विल बी स्क्वायर ऑफ रिजल्टेंट इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos of alpha, where cos of alpha is angle between force P and Q, that is angle AOB. Angle AOB is alpha, and direction of resultant from P, suppose this angle is theta, direction of resultant from P tan theta equals to Q sin alpha upon P plus Q cos alpha होगा। Now some cases, first case when P and Q are acting in same direction, P ऊपर एक्टिंग है और अन्य Q है सेम डायरेक्शन OA में, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा। सेम डायरेक्शन मीन्स पैरेललोग्राम में यहाँ पर अल्फा इक्वल्स टू 0, देयरफॉर रिजल्टेंट इक्वल्स टू फॉर्मूले में आर स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस ऑफ अल्फा में अल्फा 0 पुट करने पर हमें रिजल्टेंट प्राप्त होगा P प्लस Q। तो फर्स्ट केस में रिजल्टेंट विल बी P प्लस Q एंड दिस विल बी मैक्सिमम। You know, if alpha is 0, then cos alpha is maximum. This is 1. So cos alpha is maximum 1. It means this force is maximum. So R maximum is P plus Q in same direction in along same line. अगर वो forces हैं तो। Second, when P and Q are acting in opposite direction, यदि हम यहाँ P और Q को opposite direction में acting मानते हैं, तो in this case alpha is pi, suppose acting at O and in OA direction P and in opposite direction suppose OB is Q, so angle between P and Q is pi and put pi here, so cos pi is 0. It means R is cos of alpha is -1, cos of pi equals to -1, and then R equals to P minus Q, and resulted P minus Q, which is minimum. So in this case resultant minimum is this one, and when third case P and Q are perpendicular to each other, in this case alpha is pi by 2, and so resultant is square root of P square plus Q square. केस 4 अगर हम देखें तो टू फोर्सेज P and Q आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी P इक्वल्स टू Q हो तो रिजल्टेंट विल बी 2P cos ऑफ अल्फा बाई 2 होगा इस फॉर्मूले में पुट करने पर। और अगर तीन फोर्सेज इक्वल हैं केस 5 P Q और R रिजल्टेंट भी, तब हम ये पाते हैं कि ये कौन सी स्थिति में होगा। इन दिस केस फॉर्मूले में पुट करने पर cos ऑफ अल्फा इक्वल्स टू -half मीन्स अल्फा इज 120। सो दीज आर particular cases, and now the resultant of several forces acting at a point, अगर किसी पॉइंट पर फोर्स F1 F2 F3 F4 अप्लाई कर रहे हैं, तो किसी एक डायरेक्शन
सपोज एक्स की डायरेक्शन में हम से फोर्स F1 थीटा 1 कोण बना रहा है, F2 की डायरेक्शन एंगल थीटा 2 है, F3 का एंगल थीटा 3 है, F4 का एंगल थीटा 4 है। तो हम सभी फोर्सेस को अलोंग एक्स इनके कंपोनेंट्स लेंगे, और वो कंपोनेंट्स अगर हम रिजल्टेंट आर किसी डायरेक्शन में मानते हैं जिसकी एक्स से एंगल थीटा है, तब रिजल्टेंट का इन दिस डायरेक्शन आर कोस थीटा कंपोनेंट इक्वल्स टू अन्य फोर्सेज जो हैं, जो अप्लाइड फोर्सेज हैं, उनका अलजेब्रिक सम का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, तो F1 cos of theta 1 plus F2 cos of theta 2, and similarly in perpendicular to x-axis the components of forces will be r sin of theta equals to F1 sin theta 1 plus F2 sin theta 2, इनका अलजेब्रिक सम होगा। और you know then resultant will be मान लीजिए एक्स एक्स की डायरेक्शन में कंपोनेंट x है और y डायरेक्शन में कंपोनेंट y है, रिजल्टेंट विल बी r इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। एंड थीटा, सपोज x के साथ रिजल्टेंट थीटा कोण बना रहा है, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y कंपोनेंट ओवर x। ये दो से अधिक अनेकों बलों के लिए रिजल्टेंट ज्ञात करने का प्रोसेस है। नाउ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ सेवरल फोर्सेस के लिए सिंस हमने देखा कि आर स्क्वायर इज एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट स्क्वायर, एंड फॉर इक्विलिब्रियम आर मस्ट बी जीरो, in this case x should be 0 and y equals to 0. This is condition, x equals to 0 and y equals to 0 is condition for equilibrium. Now resolution of forces. क्या होगा resolution of forces? The procedure in that to find the components of a given force in two given directions is called resolution of forces. मान लीजिए कोई फोर्स आपको F किसी डायरेक्शन में किसी बिंदु O पर क्रियाशील दिया हुआ है, तो इसके जो कंपोनेंट्स हम दो डायरेक्शंस में ज्ञात करेंगे, F का इफेक्ट दो भागों में अगर हम तोड़ देते हैं, एक F1 एक डायरेक्शन में, दूसरी डायरेक्शन में F2, तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि दिस प्रोसेस इज रिजोल्यूशन, वियोजन। रेक्टेंगुलर एंड ऑब्लिक रिजोल्यूशन, तो रेक्टेंगुलर अगर वो दो फोर्स में जिसमें कंपोनेंट्स हम इसको तोड़ते हैं, और अगर वो 90 डिग्री के कोण पर हैं, तो दिस रिजोल्यूशन इज नॉन रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन। और अगर इनके बीच कोई और अन्य कोण है तो 90 डिग्री से अतिरिक्त, तो वो रिजोल्यूशन ऑब्लिक रिजोल्यूशन कहलाएगा। नाउ ट्रायंगुलर लॉ ऑफ फोर्सेस। Triangle law of forces, if three forces acting at a point be represented in magnitude and directions and sense but not in position by the side of a triangle taken in order, then the forces are in equilibrium. So इस स्टेटमेंट से AB प्लस BC प्लस CA equals to 0. This is triangular law, or in other words, force A to B AB plus BC equals to AC. This is triangular law. Now, polygon law of forces. If more than two forces acting at a point
be represented in magnitude, direction and sense by the sides of closed polygon taken in order, then they shall be in equilibrium. तो यूँ समझिए कि O पर अप्लाइड फोर्स F1, OA, A से B डायरेक्शन में AB F2, B से C डायरेक्शन में अप्लाइड F3, इस तरह से अंतिम जो है वो C से O की तरफ CO F4 है, तो इनका रिजल्टेंट 0 होगा. दिस इज द polygon law of forces. Now Lami's theorem. Lamy theorem हमें ये बताती है कि if three forces acting at a point, तीन बल किसी एक बिंदु पर क्रियाशील है, सपोज F1, P1 first is suppose force P in this direction, another Q in this direction, and third force is in this direction R. So each force is proportional to the sine of the angle between the other two. ये लामी प्रमेय. तो P और Q के बीच का एंगल अल्फा है, Q और R के बीच का एंगल बीटा है, और R और P के बीच का एंगल गामा है. तो हम यहाँ कह सकते हैं कि P is proportional to other P over sine of beta equals to Q over इसके सामने का एंगल साइन ऑफ गामा इक्वल्स टू R ओवर इसके अपोजिट एंगल अल्फा साइन ऑफ अल्फा. तो दिस इज लामीज थ्योरम. क्या स्टेटमेंट है? इफ देयर आर थ्री फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट बी इन इक्विलिब्रियम, दिस इज कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री फोर्सेज, ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेज. दिस इज लामी प्रमेय. ये लामी प्रमेय का कथन है. और लैम्डा म्यू प्रमेय की बात करें अगर हम, तो द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट O पर दो फोर्स एक्टिंग हैं, उनका रिजल्टेंट इन द डायरेक्शन OA एंड OB, OA एंड OB की डायरेक्शन में दो फोर्स क्रियाशील हैं, एंड रिप्रेजेंट इन मैग्नीट्यूड बाय लैम्डा OA एंड म्यू OB. OA की डायरेक्शन में जो फोर्स है वो सपोज लैम्डा टाइम्स OA डिस्टेंस के बराबर है और म्यू टाइम्स OB के बराबर है. इस प्रकार से अगर वो बल क्रियाशील हैं, देन resultant will be lambda plus mu times OC. This is OC in this direction. This is lambda mu theorem. So friends, आज हमने स्टैटिक्स का अध्ययन करने के लिए जो प्रारंभिक बातें हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की. नेक्स्ट टाइम हम कोवलेंट फोर्सेस के बारे में स्टडी करेंगे.